हेलो फ्रेंड्स, बाबाजी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जीके की सीरीज का वीडियो नंबर 13। जी हाँ फ्रेंड्स, यह सीरीज आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या भारतवर्ष का ऐसा कोई भी एग्जाम जहाँ पे जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। उससे पहले आप सबके सामने प्रेजेंट है एक मोटिवेशनल कोट्स। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप शिक्षित हैं तो आप बिल्कुल दुनिया बदलने में कामयाब रहेंगे। आप अपने आसपास के परिवेश को बदल सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपका शिक्षित होना। तो आज से ही आप अपने हर दिन अपनी शिक्षा में इम्प्रूव करिए, अपने डे बाई डे इम्प्रूव करिए, हमारे सेशंस को देखिए जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को पहले प्रश्न के साथ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बताएं कि प्रारंभिक आर्यों के आगमन व उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। इसमें बताया गया कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, अर्थात सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियां थीं। पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात हो पाया है कि आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में था, और आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो थी वह सप्त सिंधु में थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत पर पहला आक्रमण डैश ने किया था? तो भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वह आर्यों ने ही किया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात पुरों को तोड़ने वाला कहा जाता है। आर्य व अनार्यों के लिए बीच के संघर्ष का भी जिक्र है। पश्चिमोत्तर भारत में इनके समकालीन हथियार से भी ज्ञात होता है कि आर्य एक आक्रमण करता थे। आर्य क्या थे? एक आक्रमण करता थे, और सबसे पहले भारत पर आक्रमण आर्य ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में विषम चुनिए। विषम आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका देखिए यहाँ पर, सामवेद वेद का पार्ट है, यजुर्वेद वेद का पार्ट है, ऋग्वेद वेद का पार्ट है, लेकिन यह विष्णु पुराण यह वेद से अलग है। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन यहाँ पर एक विष्णु पुराण जो है यह वेद से अलग है, तो ये आपका विषम हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछ देता है क्लासिफिकेशन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, और यह मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है यह अमेरिका अर्थात यूएसए से लिया गया है। आपको बता दें कि हमारे संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा निहित है। इसके तहत न्यायपालिका किसी भी विधि की जांच कर सकती है, और यदि वह संवैधानिक नहीं है तो उसे विधि को शून्य भी घोषित कर सकती है, यानी कि निरस्त भी कर सकती है। यह है आपका न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, जो कि अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यह भी अमेरिका के संविधान से ही चुराई गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अमेरिका के संविधान की अन्य विशेषताएं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात,
आदि भारतीय संविधान में लिया गया है। अभी मैं जितने चीज़ों का जिक्र किया हूँ ये सारे कुछ अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, मैं जितने चीज़ों को बोला हूँ उसको रिकॉल करिए। न्यायिक समीक्षा बोला था, जी बिल्कुल। मौलिक अधिकार, हाँ बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, हाँ बिल्कुल। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। इस तरह से आप चीज़ों को जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के संविधान से कुछ अन्य विशेषताएं भी ली गई, जैसे कि विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये सारे कुछ ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में ऐड की गई है। हमारा जो संविधान बना ना, यह सब कुछ कहीं कहीं के संविधान से जो जो चीज़ अच्छा लगा उसको लेकर लिख दिया गया और वही संविधान, भारत का संविधान तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बता दें कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया। ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान आदि से मनोनीत किए जाते हैं और इसी कारण इसमें 12 सदस्यों को ऐड किया जाता है अलग अलग क्षेत्र से। और यह जो है आपका प्रावधान यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में वह कौन सा ग्रह है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के घूर्णन गति के समान ही होती है और फोबोस तथा डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं और मंगल ग्रह हमेशा लाल दिखाई पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च होता है? तो जिसका पृष्ठ का तापमान सबसे अधिक होता है तो वह ग्रह है शुक्र। और शुक्र को क्या कहा जाता है? सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब शुक्र को कहा जाता है। लेकिन ग्रहों में बुध का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक होता है। क्या कहा आपको? बुध का जो पृष्ठीय ताप होता है वह सबसे अधिक होता है, लेकिन इन ऑप्शंस में बुध नहीं है, इस कारण यहाँ पर जो है ऑप्शन में शुक्र का पृष्ठीय ताप सबसे अधिक है। अगर आपको टोटल ग्रहों में पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन होता है तो सबसे गर्म ग्रह आपका बुध होगा। राइट आंसर आप किसको टिक करेंगे? बुध को टिक करेंगे। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल आता है। ठीक है, सीक्वेंस याद करिए, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल आता है। मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण होता है। इसी कारण पृथ्वी गोल है, इसी कारण जो सूरज की किरणें आती है वो हर जगह एक समान नहीं पड़ पाती है, कहीं तिरछी, कहीं सीधी, कहीं भी कैसे ही इस तरह से पड़ती है, आप समझते होइएगा। और पृथ्वी कितनी डिग्री पे झुकी हुई है? तो पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यह तो क्वेश्चन आप सबको पता ही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। पृथ्वी पर 180 डिग्री याम्योत्तर के लगभग
सात सात स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? यानी पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर 23.5 डिग्री होगा, जो कि टाइपिंग एरर है 23.5 डिग्री पर। अब चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस समय जो होता है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को ग्रीष्म अन्यांत कहते हैं और 21 जून को, मैंने आपको पहले भी बताया है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है, जहां पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश रहता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया 2016 के एग्जाम में, और अभी सीपीओ की फॉर्म भी आ चुकी है, तो आप उसकी भी तैयारी जमकर करने लगे। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? तो रोडोफाइसी शैवाल मुख्यतः लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं, जिनमें फाइकोरिथ्रिन, फाइकोथाइमिन और क्लोरोफिल नामक रंजक पाया जाता है, जो शैवाल को रंग देते हैं। और रोडोफाइसी कैसे होते हैं? लाल होते हैं। रोडो आप याद करिए, रोडो अर्थात रेड और रेड अर्थात लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो फियोफाइसी में मुख्यतः भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं, जो कि बहुकोशिकीय समुद्री खरपतवार होते हैं, जो समुद्र के वातावरण को संतुलित करने हेतु योगदान देते हैं। इनका उपयोग खाने तथा वास स्थान के रूप में किया जाता है। तो फियोफाइसी के सदस्य कैसे होते हैं? तो फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं वह आपके भूरे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रोडोफाइसी के सदस्य कैसे होंगे? रेड होंगे, और फियोफाइसी के भूरे होंगे, ब्राउन होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक कौन है? तो ऊष्मा का कुचालक तांबा होगा, लकड़ी नहीं होगा, पारा होगा, एल्युमिनियम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। ऊष्मा का कुचालक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विधि में ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक अणुओं के वास्तविक संचार के कारण होता है? तो आपको बता दें कि ऐसा जो होता है वो आपके संवहन में होता है। संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं। आपको बताएं कि संवहन में ऊष्मा का संचार अणुओं के वास्तविक प्रवाह के कारण होता है। चालन में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं तथा विकिरण में ऊष्मा के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन में अपना अणु स्थान नहीं छोड़ते हैं और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता होती है। केवल संवहन ही ऐसा है जिसमें ऊष्मा का संचार उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन से तत्व ऋण आवेशित आयन होते हैं? अब यहाँ पर भी ऑप्शन की अरेंजिंग हमारे टाइपिस्ट साहब ने गलत कर दी है। तो निम्न में से कौन से तत्व ऋण आवेशित आयन होते हैं? तो ऋण आवेशित वही न होंगे जिन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देखिए, यदि वे प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारक होंगे, यह आपका करेक्ट हो सकता है। यदि वे न्यूट्रॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारक होंगे तो यह करेक्ट नहीं होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो निगेटिव ज़्यादा होगा तभी वह ऋण आवेशित होगा। ऑप्शन नंबर सी है, यदि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक प्रोटॉन हो जाएगा तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। यदि न्यूट्रॉन की अपेक्षा अधिक प्रोटॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं किया इसलिए यह भी गलत। तब का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यदि ये प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।